आज करते हैं सेट नंबर 10 2015 का 15 क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। वोकैबुलरी से क्वेश्चन है बच्चों, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो पार्ट होता है उससे ये क्वेश्चन है। कह रहा है अ वर्ड विच कैन बी इंटरप्रिटेड इन मोर देन वन वे। क्या मतलब ये कि एक ऐसा शब्द, मान लो कोई एक वर्ड दे दो और इसका मीनिंग आपको पता नहीं चल रहा हो, या पता भी चल रहा हो तो वो एक एग्जैक्ट मीनिंग पता ना चल रहा हो। ठीक है, दो दो मीनिंग, तीन तीन मीनिंग अगर आए किसी एक वर्ड का, तो उसको हम एक शब्द में क्या बोलते हैं? जो अस्पष्ट हो, ठीक है, जो बिल्कुल अनक्लियर है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? मतलब कि एक ऐसा शब्द जिसका इंटरप्रिटेशन, जिसका एलेबोरेशन या जिसका एक्सप्लेनेशन उसका एक नहीं हो, ठीक है, वो मोर देन वन वे में हो, ठीक है, उसका एक एग्जैक्ट मीनिंग ना पता चल रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बताए थे, किसी सेट में बताया था। ये दो वर्ड आपको मिला होना चाहिए, ठीक है, मिला होगा, एम्फीबियस और एम्बिगस। तो स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बी आंसर होगा एम्बिगस, जिसका मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। ठीक है, जिस भी वर्ड का मीनिंग या इंटरप्रिटेशन एक से अधिक हो उसको हम एम्बिगस बोलते हैं। वही एक ये सेंटेंस में लिखा हुआ है, यही वर्ड का ये डेफिनेशन है, उसका परिभाषा कि एम्बिगस का मतलब होता क्या है, यही होता है ये जो सेंटेंस लिखा है। अब बच्चों ये बाकी के जो तीन वर्ड है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शंस के जो वर्ड्स होते हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने क्वेश्चंस के वर्ड होते हैं। तो बच्चों इसका डेफिनेशन ये है, इस स्लाइड पे फोकस कीजिए आप, देखिएगा चारों वर्ड का एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड पे दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। ये जो वर्ड है एम्फीबियस, ये पहले भी बताया था आपको कि लिखा हुआ है एबल टू लीव, बी यूज्ड बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, मतलब कि जो लैंड पे भी रहे, वाटर पे भी रहे, उसको क्या बोलते हैं? जैसे कोई रिप्टाइल्स या कोई क्रीचर्स जो भूमि पे, धरती पे भी रहे और पानी में भी रहे, तो उसको हम एक वर्ड में क्या बोलते हैं? तो एम्फीबियस बोलते हैं। ठीक, एम्फीबियस, जिसको हिंदी में उभयचर बोलते हैं। जैसे कि मेढक पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, ठीक है, तो इसको हम एम्फीबियस क्रीचर्स बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे स्नेक है, सांप, इसको भी हम एम्फीबियस क्रीचर्स कह सकते हैं, ठीक है, जो लैंड पे भी और वाटर में भी रहे। ओके, इट्स कॉल्ड एम्फीबियस। और सेकेंड वर्ड एम्बिगस, जो अस्पष्ट होता है, जो मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग है, जिसका मतलब कि एक से अधिक मीनिंग रखने वाला कोई भी चीज़ या कोई भी शब्द कह सकते हैं, या हो सकता है कोई इंसान भी हो, अगर उस इंसान को आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक, बिल्कुल अनक्लियर है, ना उसका से कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना कोई उससे वो मैचिंग नहीं हो बन पा रहा है, तो एम्बिगस पर्सन कहला सकता है कि ही इज़ एन एम्बिगस पर्सन। ठीक है, या इट इज़ एन एम्बिगस वर्ड, इट इज़ एन एम्बिगस सेंटेंस। ओके, थर्ड नंबर सेंटेंस क्या है ये, इसका डिसल्टरी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? लैकिंग अ प्लान, पर्पस और इंथुजियाज्म। डिसल्टरी का मतलब जो, जिसका कोई योजना ना हो, ऐसे कह सकते हैं। कोई बिना कोई पर्पस के बस ऐसे ही चले जा रहे हो, डिसल्टरी कहलाएगा। जो असंगत है, जो अव्यवस्थित है, ठीक है, जो डिसऑर्डर में है। जैसे मान लो कि कोई प्लान बनाते हो या किसी चीज़ का कोई पर्पस होता है जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हो, तो वो बहुत बेहतरीन ढंग से होगा। लेकिन जिसमें कोई प्लान नहीं है, ठीक, वो प्लान में लैक कर रहा है, लैक मतलब कमी है, प्लान में कमी है, पर्पस में कमी है, इंथुसियाज्म में कुछ, उसमें कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो मतलब कि अव्यवस्थित है, वो असंगत है, ठीक है, अनियमित रूप से वो होता है। तो इसको शुद्ध हिंदी में वही बोलते हैं, अनियमित, असंगत, अव्यवस्थित। ओके, फोर्थ नंबर जो सेंटेंस है इसको समझिए। ये है एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक वर्ड का मतलब होता है काल भ्रमित, कह सकते हो,
इसको एग्जैक्ट सिनोनिम जैसे कह सकते हैं, जो आउटडेटेड होता है, जो मॉडर्न नहीं है, जो ऑब्सलीट है, जो पुराना है, जो प्राचीन है, उसको हम एनाक्रोनिस्टिक कह सकते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हो कि जो वो काल में, वो दशक में, वो एज में मैच ना करे, एनाक्रोनिस्टिक कहलाता है। मतलब कि वो काल भ्रमित है। जैसे मान लो कि कोई पेंटिंग का स्टाइल देख लिए, ठीक है, कोई पेंटिंग का स्टाइल अभी देख रहे हो, जो कोई चित्रकार बनाया है, तो उसको अभी देखे हो, लेकिन वो बनाया गया है 17वीं शताब्दी का कोई फिगर बना दिया है या पेंटिंग कर दिया है, तो कह सकते हो कि वो इस 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में ये मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि वो एक क्या है, एनाक्रोनिस्टिक पेंटिंग है। क्या बोलोगे, एनाक्रोनिस्टिक पेंटिंग। क्यों, क्योंकि वो करेक्ट हिस्टोरिकल वे में या क्रोनोलॉजिकल टाइम में नहीं है। ठीक, तो जो करेक्ट हिस्टोरिकल टाइम में या क्रोनोलॉजिकल टाइम में ना हो, उसको हम एनाक्रोनिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई फिल्म देखते हो, मान लो कोई अभी आज का फिल्म देखे हो और उसमें कोई एरोप्लेन का सीन दिखा दिया, वो एरोप्लेन मान लो एकदम 16वीं शताब्दी का दिखाया, तो वो एरोप्लेन क्या कहलाएगा, वो एनाक्रोनिस्टिक है, जो आज के टाइम का मैच नहीं कर रहा है या उस काल में मैच नहीं हो रहा है जिस काल में वो दिखा रहा है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, डीपली मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आते हैं बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। अब नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत इजी वे में, अब बहुत डीपली बताऊँ। कभी कभी लगता है कि इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि एक लैंग्वेज है तो भाषा जो है ना, उस पर थोड़ा ज़्यादा मर्यादा रखना पड़ता है, ज़्यादा इलोबरेट भी करना पड़ता है। अगर आप इंग्लिश के लैंग्वेज आप सीख रहे हो और लैंग्वेज पे कमांड ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा उस लैंग्वेज का। सर क्रोनोलॉजिकल क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है एक अच्छे क्रम में होता है, जो ऑर्डर में होता है, ठीक, अरेंजमेंट में, जो व्यवस्थित ढंग से कह सकते हो, क्रोनोलॉजिकल है। बच्चों सेकंड का आंसर स्टूडेंट सी दे रहे हैं, इनएविटेबल दे रहे हैं। क्या मतलब हुआ, समथिंग विच कांट बी अवॉइडेड, मतलब कि जिसे अवॉइड नहीं किया जा सके, मतलब जिसे टाला ना जा सके, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, जिसे टाल नहीं सकते, उसको हम एक शब्द में इनएविटेबल कहते हैं, जो अटल है, इनएविटेबल है। इसको भी जो 4 ऑप्शन है, इनएक्सोरेबल का मतलब क्या, इनएस्क्रप्टेबल का मतलब, और इनइमिटेबल का मतलब क्या, इसको भी लिखना पड़ेगा आपको। कहाँ स्लाइड इसका, ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। हाँ तो बच्चों ये फर्स्ट वर्ड है इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट। इनएक्सोरेबल उसको बोलते हैं जो कठोर होता है, जो निर्दयी होता है, ठीक है, जो एकदम हट्ठी है, जो अपने बात पे अड़ा हुआ है। हर्ष जिसे कहते हैं, जिसे आप रोक नहीं सकते हो उसके कठोरता पे, ठीक, जो अनमनीय है, जिसे रोका ना जा सके, जिसे प्रिवेंट नहीं किया जा सके, उससे हम इनएक्सोरेबल भी कहते हैं। सेकेंड वर्ड है डैट कांट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, किसी भी घटना को होने से आप रोक नहीं सकते हैं, वो अवॉइड नहीं किया सकता है, टाला ना जा सके, वो होगा ही होगा, उसको हम इनएविटेबल कहते हैं, जो अटल है। क्लियर हो रहा है, किसी को डाउट? नेक्स्ट वर्ड है इनएस्क्रप्टेबल। इसका मतलब होता है नॉट शोइंग एनी इमोशंस एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और नो, मतलब कोई भी इमोशंस आप शो नहीं कर रहे हो, ठीक है, इसलिए डिफ़िकल्ट हो रहा है अंडरस्टैंड करने में, समझने में या जानने में कठिनता हो रही है। तो इमोशंस नहीं दिखाओगे, मतलब कहीं ना कहीं उसको रहस्यमयी बनाए हुए हो, जिसको ढूंढा ना जा सके, उसको हम बोलते हैं इनएस्क्रप्टेबल, जो रहस्यमयी है, मिस्टीरियस है, ठीक, उसको हम बोलते हैं
इनस्क्रप्टेबल आप हिंदी में लिखोगे रहस्यमय, ठीक है, या ऐसे एक वर्ड में लिखोगे सेंटेंस में जो कि ढूंढा ना जा सके या जिसे ढूंढा ना जा सके। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वर्ड है इनइमिटेबल। इनइमिटेबल का मतलब होता है जिसका अनुकरण नहीं किया जा सके, ठीक है, जो अनुकरणीय है, जो अनोखा है, उसको हम बोलते हैं इनइमिटेबल। तो ये चारों वर्ड, कोई भी वर्ड पूछ सकता है एग्जाम में, कोई एक वर्ड पूछा, कोई एक सेंटेंस ये देगा जो रेड टेक्स्ट में दिख रहा है, ये एक वर्ड का डेफिनेशन होता है। इतने सारे सेंटेंस लिखा है, मतलब एक सेंटेंस में है, इतने सारे वर्ड से बना हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा तो ये एक वर्ड में बताइए। तो इसका मीनिंग आप कैसे भी आपको याद करना होगा। और ये वर्ड जो है कहीं से नहीं पूछ देगा, उसका एक लिमिटेशन है, एक दायरा बना हुआ है, ठीक, उसको याद कीजिए। ओके, आई होप कि क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस कीजिए, बहुत ही भी शानदार क्वेश्चन है। आवाज़ में इशू आ रहा है ना सर? आप मैसेज नहीं देख रहे हैं? मैसेज तो मैं देख ही रहा हूँ, साउंड में सब कुछ सही रखा हूँ, क्या इशू आ रहा है? मैं थोड़ा पीछे हूँ क्या मैसेज में? अभी भी प्रॉब्लम है साउंड में? बताओ तो, क्लियर है साउंड? कोई इशू साउंड में? बिल्कुल परफेक्ट साउंड है। हेलो, हेलो, आवाज़ ठीक है? ओके, पता नहीं कहाँ से इतने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं साउंड का प्रॉब्लम, क्या इशू है? एक बार बोलो ना, सारे स्टूडेंट्स बोलो ना साउंड को, साउंड जल्दी। यस सर बोल रहे हैं कुछ स्टूडेंट। चलिए, बिल्कुल परफेक्ट साउंड है। तो बच्चों इसका आंसर स्टूडेंट दे रहे हैं सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहाँ पे सी ही होगा। इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो इनकरेक्टली रिटन है, ठीक, जो कि गलत है। बाकी के जो 3 सेंटेंस है वो करेक्टली रिटन होगा, लेकिन एक सेंटेंस ग्रामेटिकली एरर होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है, इट इज़ चाइल्डिश टू कंप्लेन अबाउट रूल्स, ये चाइल्डिश बिहेवियर है, किसी भी नियम के बारे में शिकायत करना, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। इन इंडिया इट इज़ कॉमन दैट पीपल टर्न अप विदाउट वार्निंग, ये भी सेंटेंस बिल्कुल राइट है। ये है, यहाँ पे ये एरर होता है। क्या होगा? देयर आर सो मेनी थिंग्स कॉमन बिटवीन अस, देयर आर सो मेनी थिंग्स, यहाँ पे इन का यूज़ नहीं कर सकते हो, ये सेंटेंस बिल्कुल ऑकवर्ड लगेगा, भद्दा लग रहा है, क्योंकि ग्रामेटिकली कॉमन के पहले इन, यहाँ इस सेंटेंस इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा, कि मतलब कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम लोग के बीच में कॉमन है, ठीक है, तो हम लोग के बीच में कॉमन है, तो थिंग्स इन कॉमन नहीं, थिंग्स कॉमन बिटवीन अस। और लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, हैव गुड साइड्स एंड बैड साइड्स, और यहाँ पे इन भी सही है। कितना तेज बोलो भाई, क्या करूँ मैं अब? कितना चिल्लाऊँ, जोर से चिल्लाऊँ, किडनी बाहर आ जाए, कर दूँ? थोड़ा आप इंक्रीज़ कीजिए ना वॉल्यूम को, और बढ़ाइए। एक दो स्टूडेंट्स को और प्रॉब्लम हो रही है, और कोई, और किसी के पास तो बिल्कुल परफेक्ट साउंड है, कोई इशू नहीं है। मैं ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, आप लोग के चलते मैं बढ़ा दिया हूँ साउंड अपना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
सेम क्वेश्चन फिर से है, इसमें भी एक इनकरेक्टली रिटन सेंटेंस है। कौन सा ऐसा सेंटेंस है बताइएगा। अच्छा, मैं अपना ही वीडियो जब बाद में देखता हूँ लिंक को फॉलो करके, तो मुझे साउंड इतना परफेक्ट क्यों आती है? क्या मैं ईयरफोन लगाया होता हूँ या मेरा फ़ोन ठीक है? अगर विदाउट हेडफोन यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इशू होगा, क्योंकि फैंस चल रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस में रखे होंगे, नोट कर रहे होंगे, तो हो सकता है। लेकिन इतने सारे कुछ स्टूडेंट्स कभी कभी बोलते हैं तो डाउट होने लगता है कि क्या सच में। लेकिन फिर भी यहाँ पे 350 से 400 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिसमें 10-15 स्टूडेंट्स बीच बीच में साउंड को लेके इशू कर रहे हैं। इधर से सब कुछ मैं परफेक्ट किया हूँ। बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसमें एक सेंटेंस जो है गलत है। कौन सा है? तो आपका आंसर डी आ रहा है। क्यों होगा डी? बाकी के 3 सेंटेंस सही क्यों है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब सोचो स्टूडेंट का कहना है कि साउंड परफेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ तो परफेक्ट है। मैं बोल दूँ कि साउंड मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है अपना, स्लो आ रहा है, तो आप बोलोगे कि हाँ सर स्लो आ रहा है। हद है, अपना नेचुरली बोलो। चलो ध्यान दो, यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो 4th नंबर सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डी। इसमें ये सेंटेंस एरर क्या है और क्यों गलत है? रीज़न यही है कि कॉन्फिडेंट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा ऑफ के यूज़ करते हैं। एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है कॉन्फिडेंट ऑफ, ठीक है। आई फील क्वाइट कॉन्फिडेंट, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ अपने इंग्लिश को लेके, ठीक है। तो बिल्कुल ऑफ लगेगा। और बाकी जो सेंटेंस है कहीं एरर नहीं दिखेगा, बाकी के तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आज 1 घंटा तुम लोग वही करो, साउंड वाइस यही करो। कुछ स्टूडेंट है कि यही कर रहे हैं। फोकस कीजिए क्वेश्चन पे और मेरे एक्सप्लेनेशन पे। हो सकता है मैं थोड़ी देर में माइक अपना तोड़ दूँ जैसे आप बोल रहे हो, यही चाहते भी हो कि लास्ट तक मैं अपना माइक को तोड़ दूँ। क्या अब तो साउंड आ ही नहीं रही है, माइक मेरा ख़राब हो गया है। तो चलो, जिस पे तुले हो यही करूँ मैं, कल से क्लास फिर करते रहना। देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ करेक्ट यूजेस ऑफ अ वर्ड। इसमें बच्चों ऐसा सेंटेंस है, किसी सेंटेंस में करेक्ट वर्ड की बात कर रहा है। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें करेक्टली वर्ड को यूज़ किया गया है? थोड़ा सा वो कैब होगा, अच्छा खासा वर्ड पावर है ठीक ठाक, तो शायद आप बना सकते हो। यस, बिल्कुल टू द पॉइंट। इस क्वेश्चंस पे लगभग सारे स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ चुका है। बाकी के क्वेश्चन पे तो आप दूसरे दुनिया में थे, फाइनली आपका हेडफोन आ गया, मस्त जा रहा है। देखो, दिक्कत ये होती है कि अगर स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होती है तो फिर पढ़ा पाना मुश्किल होने लगता है, कि स्टूडेंट को फिर इशू आ रही है तो फिर पढ़ाने से फ़ायदा क्या? बताओ, स्टूडेंट्स गेन ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बीच बीच में इंटरप्शन हो रहा है, तो थोड़ा सा उसका मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, ज़रूरी भी है। तो बच्चों बिल्कुल बने रहिए, जिस तरीके से आंसर इस बार आया ऐसे ही दीजिए। बिल्कुल सी होगा आंसर, जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, सी ही होगा। क्या रीज़न हो सकता है, कोशिश कीजिए समझने की। मतलब कि ये जो है सेंटेंस, 4 में से फर्स्ट जो है ये गलत क्यों है? तो ही इज़ एक्सपेक्टेड ऑन अल्टरनेटिव डेज, अल्टरनेटिव नहीं अल्टरनेट होगा, ठीक है। अल्टरनेट डेज, जो बदल बदल के डेट होता है, अल्टरनेट। तो डेज है नाउन, एक अल्टरनेटिव
सॉरी अल्टरनेट करो यूज़ की इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक एडजेक्टिव सूटेबल एडजेक्टिव का यूज़ कीजिए। ही इज़ एक्सपेक्टेड ऑन अल्टरनेट डेज, ठीक, अल्टरनेट होगा। आपको पता है अल्टरनेट क्या होता है, एक दिन छोड़ छोड़ के, जैसे कि आज मंडे है, सॉरी आज ट्यूसडे है तो थर्सडे। बी नंबर जो सेंटेंस है, दिस विल अफेक्ट द रिजल्ट, दिस विल इफेक्ट द रिजल्ट, अफेक्ट नहीं इफेक्ट, अफेक्ट नहीं इफेक्ट। क्यों, रीजन क्या हो सकता है? देखो इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब ही होता है प्रभाव डालना, ठीक है, या प्रभाव पड़ना। अफेक्ट का मतलब भी वही होता है, प्रभाव पड़ना, ठीक। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इफेक्ट का यूज़ होता है पॉजिटिव वे में, ठीक है, कोई भी प्रभाव पड़ेगा तो वो पॉजिटिव प्रभाव की बात होती है, लेकिन जब अफेक्ट का प्रभाव पड़ेगा तो वो निगेटिव प्रभाव की बात होती है। बस यही एक शॉर्ट में डिफरेंस समझ सकते हो। जैसे मान लो कि यह रिजल्ट पे प्रभाव डालेगा, मतलब अच्छा खासा प्रभाव डालने की बात हो रही है, ठीक। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, उदासीनता, उदासीनता की इफ़ेक्ट की बात हो रही है, सॉरी अफेक्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इफेक्ट डालोगे ना तो वो पॉजिटिव सेंस आ जाएगा, लेकिन इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आप अफेक्ट का यूज़ करो, अफेक्ट ऑलरेडी है ही, इसलिए सेंटेंस सही है। और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस इंसिडेंट, ठीक, तो इसका, इस घटने का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इंसिडेंट नहीं, इस घटने का, तो इंसिडेंस का यूज़ करो, एक नाउन का यूज़ करो, इंसिडेंस। तो ये देखोगे चारों सेंटेंस में तो ये वर्ड का ही बात हो रही है, करेक्ट यूज़ ऑफ ए वर्ड। तो फर्स्ट सेंटेंस में अल्टरनेटिव नहीं अल्टरनेट, सेकेंड सेंटेंस में अफेक्ट नहीं इफेक्ट, और थर्ड सेंटेंस बिल्कुल राइट है, अफेक्टेड ही होगा। और फोर्थ में इंसिडेंट नहीं इंसिडेंस, जिसे हम घटना बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आंसर दीजिएगा, एक लिमिटेड टाइम में आंसर दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो स्टूडेंट का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। जो भी स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट का आंसर में गुंजन, चेतना, रुक्मिनी, प्रियंका, अभय, दीपक, गौरी, ऐसे इतने स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट, रिफ्लेक्ट ही होगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यू रहिए, ओके। इंडियाज एजुकेशनल सिस्टम शुड डैश रिगार्ड फॉर इट्स ग्रेट पास्ट। मतलब इंडिया का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसे मतलब रिफ्लेक्ट करना चाहिए, रिफ्लेक्ट मतलब उसको मतलब विचार करना चाहिए रिगार्डिंग फॉर इट्स ग्रेट पास्ट, मतलब कि किसके बारे में विचार करना चाहिए, इंडिया के जो अपने एजुकेशनल सिस्टम था पास्ट में, जो एक ज़माने से, एक टाइम से इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर खासकर हम लोगों को विचार करना चाहिए उस सिस्टम पे, ठीक है, जो पहले से जिस तरीके से बनते हुए आया हुआ है, ठीक, उस पर चिंतन करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो इंडिया एजुकेशन सिस्टम शुड रिफ्लेक्ट रिगार्ड फॉर इट्स ग्रेट पास्ट, इसलिए रिफ्लेक्ट का यूज़ करोगे। प्रिडिक्ट अनुमान करना, रीडायरेक्ट अलग सेंस, वेरीफाई अलग सेंस यहाँ पे होगा नहीं, रिफ्लेक्ट ही बेटर है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, विच इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ सब्सिक्वेंट। इसमें बच्चों एक ऐसा वर्ड है जो सिनोनिम्स नहीं है सब्सिक्वेंट का, ऐसा कौन सा शब्द है? अगर मैं हिंट्स दूं तो शायद आप बता सकते हो। सब्सिक्वेंट जिसका मतलब होता है बाद वाला, ठीक है, मतलब कि आगे आने वाला, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट। तो ऐसा 3 वर्ड है जिसका एग्जैक्ट सिनोनिम है इस ऑप्शन में, लेकिन एक वर्ड बिल्कुल अलग है, उसका मीनिंग नहीं दे रहा है।
तो आंसर क्या होगा? फाइनली आज क्या हुआ, ये कौन है? फाइनली आज 3 दिन के बाद नेट चलने लगा। कौन है? नंदिनी प्रिया। चलो 3 दिन का भ्रास निकाल दिए ना, सारे रील्स ख़त्म, सारे शॉर्ट्स कंप्लीट कर लिए ना। बहुत सारे बच्चे हैं 3 दिन से बात भी नहीं किए होंगे, जब से आए हैं तब तक 5-5 घंटे 6-6 घंटा करके मेंटेन कर लिए होंगे चैटिंग करके। क्या जी? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? जैसे ओपन किए होगे 40-50 नोटिफिकेशन, किसी में 200-300 नोटिफिकेशन, कैसे रिप्लाई दिए होगे? जो आउट ऑफ स्टेशन से आ रहा होगा रिप्लाई। तो बच्चों इसका आंसर जो भी स्टूडेंट सी बोल रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, प्रोबेबल ही होगा। देखना, ये सब्सिक्वेंट का मतलब बोला बाद वाला, आने वाला, तो नेक्स्ट का मतलब अगला आने वाला, आफ्टर का मतलब कि के बाद का सेंस है, आप फॉलोइंग का मतलब किसी चीज़ को फॉलो करते हो, पीछा करते हो, उसके बाद ही किसी के पीछे हो, के बाद का ही सेंस है ये भी। तो बिल्कुल प्रोबेबल संभावित का सेंस बिल्कुल अलग सेंस बनता है, इसलिए यही आंसर होगा जो सिनोनिम्स नहीं है। बाकी के 3 लगभग लगभग सेम मीनिंग दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। गो फास्ट, यू हैव ओनली 1 minute, so you have to answer within 1 minute. I'm waiting for your answer. क्वेश्चन नंबर 8, कंसंट्रेशन बनाए रखिए। विच इज़ एन एंटोनिम ऑफ विकेड? विकेड एक वर्ड है, बहुत सिंपल वर्ड, बहुत कॉमन वर्ड, जिसका मतलब दुष्ट होता है। ठीक, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? जो इंसान पूरी तरीके से बुरा है, चाहे नटखट है, एकदम शैतान है, ठीक, जैसे हम दुष्ट बोल सकते हैं, जो ब्लैक हार्टेड होता है, तो ठीक इसके उल्टा इंसान क्या होगा? क्या वो, देखो ये केयरफुल तो एग्जैक्ट उल्टा कैसे हो गया? केयरफुल होगा नहीं। यंग जवान कैसे? बुढ़ापा तो है नहीं। नॉर्मल एबनॉर्मल का बात नहीं है। अपराइट बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है स्टूडेंट का, जो ए स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। क्या होगा? अपराइट। अपराइट बहुत मस्त वर्ड है ये, आप अगर ऑनेस्ट के जगह पे यूज कर सकते हैं, सिंसियर के जगह पे यूज कर सकते हैं। जो जेन्युइन कहते हैं ना कि यू आर अ जेन्युइन पर्सन, यू आर ऑनेस्ट, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, होता है ना कि यू आर अ सिंसियर पर्सन, तो इसके जगह पर आप अपराइट का यूज़ कीजिए। यू आर अ अपराइट पर्सन, एकदम ईमानदार कहा जाता है, सीधा सच्चा, जो एकदम सच्चा व्यक्ति है, न्यायी व्यक्ति है, उसको बोलते हैं अपराइट। ऑनेस्ट पर्सन इक्वल टू अपराइट पर्सन। ओके, मस्त वर्ड है। आगे बढ़े, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए ऐसे ही आनंद लीजिए और आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये आपको बताया हूँ कहीं ना कहीं किसी सेट में ये वर्ड का जिक्र हुआ होगा। एक क्वेश्चन था किसी सेट में, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, याद आ रहा है? जवाहरलाल नेहरू का एक शानदार, एक फेमस स्पीच के बारे में हम डिस्कशन किए थे, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, याद आ रहा है? तो ट्रिस्ट उसमें एक वर्ड था, उसका मीनिंग पूछ रहा है कि ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, जिसको हम नियुक्ति शायद बोलते हैं। यस, तो बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। जो स्टूडेंट बी बोल रहे हैं अपॉइंटमेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। ट्रिस्ट,
जो 1947 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्पीच दिया गया तो उसमें जिक्र था, उस भाषण का ही नाम दिया गया था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसमें इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन जाता है। इससे 3 क्वेश्चन अभी तक मैं देख लिया टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। एक था क्वेश्चन कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किसके द्वारा लिखा गया, जवाहरलाल नेहरू। फिर एक और था आई थिंक फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद इसी में आएगा आपको आगे, वो किसके द्वारा लिखा गया है, कौन से भाषण से लिया गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो आगे मिलेगा, तुरंत मिलने वाला है, किसके द्वारा लिखा गया है। फ्रीडम एंड पावर ऐसा कुछ होगा, ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हो गया ना। ट्रिस्ट मतलब अपॉइंटमेंट, नियुक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कभी कभी जूम एप्लीकेशन याद आने लगता है कि स्टूडेंट्स का मैं रिस्पांस अनम्यूट करा के लूँ, क्योंकि बहुत दिन हो जाता है स्टूडेंट से वो इंटरेक्शन चाहता हूँ मैं, जो जूम एप्लीकेशन पे एंजॉयमेंट के साथ होता था। जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते थे, इलेबोरेट करते थे, मज़ा आता था कि चलो बच्चों ये बता ही दो बारी बारी से। चलो उसका भी एक अलग था, आएगा। अब क्या आएगा, अब एक ही बार सामने सामने इंटरेक्शन होगा रिज़ल्ट बाद। मिठाई के साथ जब आओगे ना तब इंटरेक्शन होगा, कैसा एग्ज़ाम गया। बस आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, कैसे भी आपका फेवरेट कोर्स कॉलेज मिल जाए। आप नहीं मिलोगे तो हम तो मिल ही लेंगे, जहाँ बुला लो, जैसे ही बुला लो। मिठाई से बचो मत अभी से ही। तो बच्चों बिल्कुल क्या आंसर दे रहे हो, विद। ओके, इसको समझ लो थोड़ा सा, क्या थोड़ा हिंट्स दूँ। सीमा वॉज सीध, देखो सीध एक वर्ड होता है, एस, क्या बोल रहे हो यार, कुछ बच्चे सी क्यों बोल रहे हैं। ये वर्ड क्या मैं बोल रहा था, SEETHE, सीध जो वर्ड होता है ना बच्चों, इसका मतलब होता है उत्तेजित होना, ठीक है। तो ये एक वर्ब है और इसमें ING लगाओगे तो ई रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यही है, सीदिंग हो जाता है। तो सीध का मतलब उत्तेजित होना बोल सकते हो, या उबलना या खौलना बोलते हैं। तो सीमा मतलब जो गुस्से में है, सीमा गुस्से में है, और गुस्से में वो आग बबूला हुई है, मतलब वो उबल रही है, गुस्से से उबल रही है, खौल रही है, उत्तेजित हुई है गुस्से से। तो सीध एक वर्ड है, जैसे कि एंग्री वर्ड होता है, एंग्री के साथ क्या लगता है, एंग्री के साथ विद लगता है। सीध भी वर्ड बहुत अच्छा है, सीध के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, विद ही लगता है, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा जो भी स्टूडेंट्स विद बोल रहे हैं, सीध विद याद कीजिएगा, सीध विद राइमिंग वर्ड, सीध विद। आगे बढ़ो। अनामिका कश्यप का कहना है कि सर डर लग रहा है, एग्ज़ाम इतना जल्दी आ गया। एग्ज़ाम जल्दी नहीं आया, आप पढ़ाई लेट से शुरू किए, शायद इसलिए आपको लग रहा है एग्ज़ाम जल्दी आ गया। कितने स्टूडेंट्स जिसका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा था, उनको तो लग रहा होगा कि लेट से आया, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी क्या, उन तो वो तो स्टूडेंट एक्साइटेड थे कि बहुत जल्दी आ जाए, ठीक, लेकिन आपको जल्दी लग रहा है, उन स्टूडेंट्स को लेट लग रहा होगा। वही है जो है, बस पढ़ाई की बात है। तो बच्चों आ गया ये क्वेश्चन, आपका फेवरेट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो स्टूडेंट बोल रहे हैं सी, जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आज़ादी होती है, जो शक्ति होती है, उसे हमें, मतलब वही हमें जिम्मेदारी प्रदान करती है, वो हमें जिम्मेदारी देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग करती है। तो यही है हमारे नेताजी, महान नेताजी जवाहरलाल नेहरू, जो आप एक बार दर्शन कर भी सकते हो, कर लीजिए। यही है हमारा स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 1947 का, वही वहाँ से पिक्चर 1947 का ही ये पिक्चर है, चाहे विकिपीडिया कीजिए चाहे गूगल कीजिए, मिलेगा भाषण देते हुए ये पिक्चर, वाइट ड्रेस। तो यही उसी स्पीच में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी
स्पीच से ही लिया गया। यहाँ सीधा लिखा है कि इन हिज स्पीच, उनका ही स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो नेहरू उसी में कहे थे, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बुक से क्वेश्चंस जो होते हैं आ ही जाते हैं, कहाँ से कौन सा लाइन दे देगा इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। बस +2 तक का कुछ ड्रामा प्रोज पोइट्री पढ़े होंगे, कुछ कुछ याद होगा, या तो ऑथर का नाम या कोई प्रोज पोइट्री का कुछ लाइंस, तो शायद कुछ हिंट्स लेके कुछ स्मार्टली आप आंसर दे सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा बुक्स पढ़ोगे, 9, 10, 11, 12 का निकालोगे, प्रोज पोइट्री पढ़ोगे। थोड़ा ठीक ठाक अगर एवरेज भी पढ़ाई किए होंगे तो वो दिमाग में क्लिक कर जाता है, थोड़ा बहुत भी देखे होंगे तो। ओके, तो बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपको इंग्लिश ग्रामर में बहुत बार पढ़ाया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन चैप्टर बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया था, जिसमें 10 काइंड्स के अंतर्गत जितने सारे शब्द आते थे, वो सारे शब्द, वो सारे वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन बहुत शानदार तरीके से किए थे। और उसमें कुछ VVI पॉइंट्स भी बताया था, VVI पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी बताया था। तो इसमें पूछ रहा है कि 4 वर्ड में से कौन सा ऐसा एक शब्द है जो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत 5 वर्ड आते हैं। इसके पहले भी मैं डिस्कशन किया था किसी पेपर में कि हु, हुम, विच, हुज, डैट, ये जो 5 वर्ड है खास, यही वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और ये पांचों वर्ड को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जो प्रोनाउन चैप्टर मेरे से पढ़े होंगे। बहुत सारे बैच जो हैं जो मेरे से कोई थ्योरी पढ़े ही नहीं इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है नोट्स आपको मिल गया होगा, उसको रिवीजन करते रहिएगा। तो बच्चों बिल्कुल सही आंसर है जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, ए, डैट ही होगा, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर आपसे बोलो कि बताइए वी कौन सा प्रोनाउन है, तो आप क्या बोलोगे? अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल ये बेसिक से कहीं से पूछा जा सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस कहीं से आ सकता है पहचानने के लिए, ठीक, ये क्या है। या हो सकता है नाउन में नंबर से आ जाता है, कभी जेंडर से आता है, या केस से आ सकता है, ठीक। नंबर में मतलब कि सिंगुलर से प्लूरल, ठीक, या जेंडर से कि कौन मैस्कुलिन कौन फेमिनिन है, समझ रहे हो। या हो सकता है केस से, कौन सा पॉजिटिव कौन ऑब्जेक्टिव। तो ग्रामर से एक क्वेश्चंस होता है, मतलब पूरा टोटल वाइज में से एक, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बोल रहा हूँ। तो हिमसेल्फ बच्चों हो जाएगा सेल्फ प्रोनाउन में। आप क्या बोलोगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या सॉरी वी की बात कर रहा था, वी जो है पर्सनल प्रोनाउन होता है। वी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। ओके, वेरी गुड। जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं शिवम, अमन, गुड्डू, स्नेहा भारती, मीनाक्षी, नीतू, इन लोगों का कहना है पर्सनल, वेरी गुड। हिमसेल्फ है बच्चों, ये है सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फैक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आवर्स जो वर्ड है, आवर्स बच्चों आपको पता है, बताया बहुत अच्छे से, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस। आवर और आवर्स, आवर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो जैसे कि माई, माइन, हर, हर्स, दियर, दियर्स, ठीक, तो एक एडजेक्टिव का पार्ट था, एक प्रोनाउन का पार्ट था। क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट नहीं कि डैट एक क्या है। और ये भी आपको बताया था, डैट का मतलब यहाँ पे वह का सेंस नहीं देगा, दिस, दैट, दिस, दो, जो यह वह का सेंस देता है वो तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन सेंटेंस के जो बीच में आते हैं, डैट सेंटेंस के बीच में आएगा और जो का सेंस देगा, तो समझ जाओ कि वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे फोकस कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही आंसर दीजिए। तो स्टूडेंट का कहना है बी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है।
काफ सबको पता है कि किसी भी नाउन के अंत में एफ या एफ ई लगा हो तो उसको हटाकर हम लोग वी ई एस लगाते हैं, पता है। तो ये काफ्स वर्ड है, काफ का पुलल कर दिया है, काफ मतलब बछड़ा। तो इसको जब पुलल करोगे तो एस नहीं लगाओगे, वी ई एस लगाओगे, ये सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है ऑक्स का ऑक्सन है, फ्लाई का फ्लाइज है। फेनोमेना जो वर्ड है ये फेनोमेनन का होता है, सॉरी फेनोमेनन, फेनोमेनन एक सिंगुलर वर्ड है फेनोमेनन। इसका प्लूरल होता है फेनोमेना। कुछ ग्रीक वर्ड्स होते हैं, कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं जिसका प्लूरल कुछ अलग ढंग से बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे लिस्ट होते हैं, 20-25 वर्ड होते हैं जो यूनिक वर्ड्स, उसका प्लूरल कुछ अलग बनाते हैं। 14 देखिएगा, विच इज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड में से एक वर्ड जो है करेक्टली स्पेल्ड है, एक वर्ड सही है। एक्सेस, एक्सेसिबल पता कर सकते हो, जो पहुँच जिसे बोलते हैं, जो एक्सेस किया जा सकते हैं, पहुँचने योग्य है, पहुँचने लायक है। जो प्रवेश के योग्य होता है, पहुँच के योग्य, जो सुगम है, सुलभ है, उसको कहा जाता है ऐसे। जैसे मान लो कि प्रवेश के योग्य समझ रहे हो ना, जैसे कि कोई रूम है जिसमें आप प्रवेश कर सकते हो, ठीक, पहुँच के योग्य है, तो दिस रूम इज़ एक्सेसिबल, दिस रूम इज़ एक्सेसिबल। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें दिमाग क्या लगाना है, आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा कुछ ना कुछ दिख के, अंडरलाइन या कुछ भी, लेकिन यहाँ पे आप डबल सी डबल एस दे के यहाँ पे सही लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, जो एक वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है। जो देखो आप जो 15 क्वेश्चंस जो देख रहे हो आप, ये 2015 का है ना, तो 2015 का क्वेश्चन में जो 15 क्वेश्चन आए हैं, यही समझो कि इसका एग्जैक्ट पैटर्न होता है। 15 से पहले जो आया हुआ 2006 से 15 तक या 14 तक, तो उसमें थोड़ा सा कुछ सेक्शन कुछ ज़्यादा दे दिया है, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर ऊपर नीचा भी है। लेकिन जो खासकर प्रीवियस 5 ईयर्स 6 ईयर्स देखोगे आज से पहले का, मतलब 14 या 15 से देखोगे 21 तक का, पिछले 5 से 6 साल का पेपर, तो एग्जैक्ट उसका जो पैटर्न देखोगे ना, उसका जो लेवल क्वेश्चन का देखोगे, एग्जैक्ट वो 22 में आने वाला है। तो इससे आपको पता चल जाता होगा कि कितना नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो कौन से सेक्शन से कितना पूछने वाला है, वो कैप से कितना, ग्रामर से कुछ कितना, जो करेक्टली स्पेल्ड रॉन्गली स्पेल्ड होता है ये तो फिक्स है, ठीक है। अब बहुत कम मात्रा में शुरुआत में देखोगे तो वॉइस और नरेशन से क्वेश्चन था, लेकिन उसके बाद वॉइस और नरेशन से क्वेश्चन बहुत कम कर दिया, आया ही नहीं एक भी क्वेश्चन, ठीक। लेकिन फिर हो सकता है आगे मिल जाए आपको 19 में 20 में। तो पैटर्न थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा इधर उधर दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 2006 से टोटल देखोगे तो हर सेक्शन को डाला हुआ है, देख पाओगे तो जितने ग्रामर का पॉइंट्स है, हर पॉइंट से, हर टॉपिक से कहीं ना कहीं से दे ही दिया है, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर बिल्कुल सही है आप सभी का। ओकेजन में डबल सी होता है, इसमें सिंगल सी दिया है, ओके, डबल सी होगा। तो बच्चों ये रहा हमारा टोटल क्वेश्चन 2015 का 15 क्वेश्चंस, 15 का 15 कंप्लीट हो चुका है।